दोस्तों नमस्कार। सबको पता है कि बीजेपी का गढ़ उत्तर प्रदेश है। सबको पता है कि योगी और मोदी की जोड़ी राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत जोड़ी के तौर पर है। सभी को पता है कि अगर लोकसभा की 80 सीटों में से 70 सीट अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं निकाल पाती है तो उसके लिए मुश्किल तो होगी। लेकिन यह किसी को नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मिजाज धीरे धीरे कहीं बदल तो नहीं रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव यूं ही कन्नौज से चुनावी रण में कूदे नहीं हैं। इसी दौर में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बकायदा भगवा पहनकर अगर राज्य में आरक्षण का जिक्र कर रहे हों और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जिक्र आरक्षण के मद्देनजर न सिर्फ योगी आदित्यनाथ करें बल्कि दूसरी तरफ ओबीसी एससी एसटी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ये कहने से नहीं चूके कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सचेत हो जाइए। और इन्हीं परिस्थितियों में राहुल गांधी सीधे तौर पर कहें, हमने किसी को कुछ नहीं दिया, संविधान आपको देता है और यह संविधान खत्म कर देंगे। तो फिर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के चुनाव की जो लहर है, जो हवा है, उसका असल असर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर पड़ेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। और राजनीतिक तौर पर जो निर्णय अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद जो लिया था और उसमें आजमगढ़ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वो चुनाव जीत कर आए थे, अच्छे खासे वोट से जीते थे, तकरीबन 2.5 लाख वोटों से वह आजमगढ़ की लोकसभा सीट जीते थे। लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि अब राज्य में समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और वो देखने लगे 2027 का रास्ता, जब विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन एक झटके में इस देश के भीतर हर कोई समझ चुका है कि दरअसल 2024 एक ऐसा फाइनल है जिसके बाद पता नहीं विधानसभा चुनाव की भी नौबत आए या नहीं आए। तो राजनीतिक तौर पर समूची ताकत 2024 के चुनाव में न सिर्फ डाल देनी है बल्कि राजनीतिक तौर पर भी एक ऐसी लड़ाई 2024 के चुनाव में ही लड़नी है जिसमें कोई सीट, कोई एक वोट बचना नहीं चाहिए। और कन्नौज का फैसला एक साहसिक फैसला है, हिम्मत वाला फैसला है, या फिर एक ऐसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें 27 तारीख को अगला निर्णय कांग्रेस को लेना है, जब अमेठी और रायबरेली। और सवाल सिर्फ गांधी परिवार का नहीं है, हो सकता है कोई चौंकाने वाला नाम आपके सामने उभर कर आ जाए और एक झटके में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर खलबली मच जाए। लेकिन इंतजार उसके लिए 27 तारीख का करना पड़ेगा, जब कुछ नामों का ऐलान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस करेगी। लेकिन मौजूदा सवाल यह है, यह चुनाव अपने अपने नजरिए से इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? उत्तर प्रदेश का किला अगर बीजेपी के लिए ढह गया और किन सीटों पर इसका असर पड़ सकता है और असर पड़ने के पीछे क्या कारण है, इन तमाम परिस्थितियों पर आज आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये एक ऐसी राजनीति है जिस राजनीति में तू डाल डाल मैं पात पात, और इस परिस्थिति में अपने पुरानी लकीर को छोड़कर नई लकीर को बढ़ाने की दिशा में सिर्फ अखिलेश और राहुल नहीं है बल्कि योगी और मोदी भी हैं। इसीलिए इस लकीर को समझने से पहले समझ लीजिए इस चुनाव का मतलब है क्या। इसका ये चुनाव 1000 वर्ष की गुलामी की मानसिकता से देश को पूरी तरह से मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव भारत के स्वाभिमान को नई बुलंदी देने वाला चुनाव है। आप जरा, ये साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है। उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को खत्म करने का है।
और असल में ना तो देश के वोटरों को चिंता इस बात की है कि इस देश में संविधान खत्म हो रहा है, इसीलिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है, और ना ही हजार बरस की गुलामी या स्वाभिमान का जिक्र जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं उसको लेकर कोई उहापोह की स्थिति में इस देश का आम नागरिक हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीतिक तौर पर दोनों अपनी अपनी बिसात अपने अपने तरीके से बिछा तो रहे हैं, लेकिन उसके भीतर का सच यह है कि पहली बार कोई लहर नहीं है, पहली बार कोई ध्रुवीकरण नहीं है, पहली बार इस देश के गरीबों का सवाल सतह पर आकर खड़ा हो गया है। और राजनीतिक तौर पर अभी तक बीजेपी ये मानकर चल रही थी जिस देश के भीतर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मोदी सरकार अगर दे रही है तो उस अनाज से कौन वंचित होना चाहेगा। और उस अनाज को बंद करने का ऐलान हालांकि इंडिया गठबंधन ने किया नहीं है, लेकिन उसके उलट कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जब इस बात का जिक्र कर दिया कि हर गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, तो यह सवाल बड़ा आ गया कि उसके साथ साथ अगर वह गरीब परिवार अनाज ही खरीदने लगे तो हर व्यक्ति के हिस्से में हर महीने जो 5 किलो अनाज मिलता है वह एक झटके में 50 किलो तक तो नहीं पहुंच जाएगा। राजनीति का यह मिजाज उत्तर प्रदेश की सियासत में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई रईस राज्य नहीं है। बिहार गरीब जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश गरीब नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ में से 15 करोड़ लोग शामिल हैं, यानी सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा लोगों को लिए हुए जिनके पास अनाज पहुंचता है। और इस अनाज के दायरे के भीतर में तकरीबन 40 लाख परिवारों का जिक्र खुद सरकार करती है कि उत्तर प्रदेश में वह 40,88,000 परिवारों को 5 किलो अनाज देती है, और कुल मिला के ये 15 करोड़ लोगों को अनाज उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। लेकिन जो परिवारों का जिक्र है उस दायरे में तकरीबन 2 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश के आ जाते हैं। और अगर इस देश के भीतर में गरीब ही एक झटके में पलट गया, 5 किलो अनाज लेने वाला शख्स ही राजनीतिक तौर पर अपनी सुविधा, अपनी पोटली, अपनी जरूरत और राजनीतिक लुभावने नारों में खो गया, तब क्या होगा। और यही वजह है कि इस दौर में पहली बार, हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या बड़ी मायने रखती है, बनारस भी मायने रखती है, मथुरा भी मायने रखती है, यानी काशी मथुरा का भी जिक्र होता है, लेकिन ध्यान दीजिए पहली बार आरक्षण का जिक्र हो रहा है, और वह भी कोई दूसरा शख्स नहीं कर रहा है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। यानी आरक्षण की लड़ाई से दूर, जब मंडल कमंडल की राजनीति हो रही थी उस दौर की राजनीति से दूर थे वह। हालांकि कमंडल के साथ खड़े रहे, अयोध्या में राम मंदिर के आंदोलन को लेकर वह सक्रिय रहे, गोरखपीठ एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, लेकिन आज आरक्षण का जिक्र वो क्यों कर रहे हैं और किस अंदाज में कर रहे हैं। हमें लगता है इस बात का जिक्र आज इसलिए जरूरी है क्योंकि समझ चुके हैं कि जिस राजनीति को साधते हुए वो मानकर चल रहे थे कि वोटर उनके साथ खड़े हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के भीतर भी वही राजनीति कहीं डगमगाने तो नहीं लगी है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ के इस अंदाज को जरूर सुनिए। कांग्रेस के लोगों ने कर्नाटक के अंदर क्या किया? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कहा ओबीसी के आरक्षण में उन्होंने 32% आरक्षण बहनों और भाइयों मुस्लिम लोगों को दे दिया। यानी कांग्रेस ओबीसी के, पिछड़ी जाति के लोगों के आरक्षण को डकैती डालने का काम कर रही है, उसको बांटने का काम कर रही है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। याद करिए, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी और सपा और बसपा दोनों कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार का समर्थन कर रही थी, उस समय क्या आलम था? उस समय उन्होंने एक जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने संस्तुति की थी कि मुसलमानों को भी पिछड़ी जाति में और अनुसूचित जाति में शामिल करके आरक्षण का लाभ जो पिछड़ी जाति के लोगों को मिल रहा है उनमें से कुछ को कटौती करके मुसलमानों को दे देना चाहिए, कुछ को अनुसूचित जाति को दे देना चाहिए।
कोई भी कह सकता है कि योगी आदित्यनाथ एक झटके में आरक्षण का जिक्र कैसे करने लगे। आप कहेंगे नहीं नहीं, ये आरक्षण और जाति का जिक्र नहीं है, दरअसल इसके भीतर भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र है। मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए, ओबीसी के कोटे से उसको बांट दिया जाए, इन बातों के जरिए वो राजनीति तो साध रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो ओबीसी एससी एसटी का जिक्र कर रहा है और राहुल गांधी जिस अंदाज में इस देश के भीतर मंडल की राजनीति से कहीं ज्यादा तीखे सवाल खड़े कर रहे हैं, उसमें कहीं ये पूरा का पूरा वोटर का हिस्सा एक झटके में जो बीजेपी के साथ हिंदुत्व के तौर पर कभी खड़ा रहता था, या फिर जो लाभार्थी के तौर पर खड़े थे, या फिर जो मोदी सरकार की योजनाओं के साथ खड़े हो जाते थे, या उन्हें बताया जाता था कि दरअसल यही वो सुविधा है जो उन्हें कभी नहीं मिलेगी, या फिर जो असुरक्षा की भावना इस दौर में बलवती हो जाती थी हिंदू और मुस्लिम के बीच की लकीर को खींचकर संयोग से वह ध्रुवीकरण भी अगर नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के भीतर का सच क्या है। और यह सच क्या ऐसा है जिसने एक झटके में हिम्मत अखिलेश यादव को दिला दी और एक झटके में सियासत कहीं उत्तर प्रदेश की बीजेपी के ढहते हुए किले के तौर पर उभर तो नहीं रही है। कुछ अतीत के पन्नों को यहां खोल लीजिए, क्योंकि कन्नौज की सीट जो है यह महत्वपूर्ण है। डिंपल यादव यानी अखिलेश की पत्नी यहां से 2014 में 19,000 वोटों से जीती थी, लेकिन 2019 में वह 12,000 वोटों से हार गई। उसी सीट पर अब अखिलेश यादव ने नामांकन कर दिया है और यह सवाल बड़ा हो गया कि अगर कन्नौज से हैं तो उत्तर प्रदेश के भीतर में 2019 की वो तमाम सीटें जो एक लिहाज से माना जाता है कि अगर 20 से 25,000 वोट इधर से उधर हो गए, जो लोकसभा चुनाव में बड़े कम वोटर के तौर पर देखा जाता है, 20 से 25,000 चुनाव में वोट का इधर से उधर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो उस दायरे में एक झटके के भीतर बीजेपी के सामने मुश्किल होगी या समाजवादी पार्टी को लाभ हो जाएगा क्या? ये सवाल अखिलेश यादव के कन्नौज में चुनाव मैदान में कूदने के साथ ही बड़ा हो गया, क्योंकि पहले चरण में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो उस दौर में जो खास तौर से कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यह एक तरफा सीट लगने लगी कि जो बीजेपी के हाथ में अब कुछ भी बचेगा नहीं। अब सवाल दूसरे चरण का भी निकल कर आया, क्या दूसरे चरण में भी ऐसी स्थिति आएगी? क्योंकि दूसरा चरण बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 8 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती है, 1 सीट बीएसपी ने जीती थी अमरोहा की, जहां से जो उम्मीदवार जीता था दानिश अली, अब वो कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन 8 में से 7 सीट और यहां पर आरएलडी का साथ खड़े हो जाना, तो उत्तर प्रदेश के भीतर आरएलडी की पूरी पहचान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिमटी हुई है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर ही पहले चरण की हवा ने अगर कुछ रुख बदल लिया तो अब दूसरा चरण एक तरीके से तय कर देगा और उससे पहले हर हाल में कन्नौज की सीट का फैसला करना था तो कर लिया गया, ये देखते समझते हुए कि इससे मैसेज क्या जाएगा। और अगर उत्तर प्रदेश के भीतर 2019 के वोटरों को भी परख लीजिए, जिसका जिक्र हम खास तौर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2019 में 20 से 25,000 वोट अगर एक झटके में इधर से उधर चले जाएं तो मेरठ की सीट हो, बागपत की सीट हो, फिरोजाबाद की सीट हो, बदायूं की सीट हो, सुल्तानपुर की सीट हो, इटावा की सीट हो, कन्नौज की सीट हो, या फिर दूसरी तरफ जाइए तो बांदा, कौशाम्बी, बस्ती, संत कबीर नगर, बलिया, चंदौली, भदोही और मछली नगर में तो सिर्फ 181 वोट से बीजेपी जीती थी। यानी एक झटके में दर्जन भर सीट, सिर्फ 25,000 वोट मैक्सिमम। पूरा खेल इसी के इर्द गिर्द है, 1 दर्जन से ज्यादा सीट इसके दायरे में आकर खड़ी हो जाती है। अगर यह परिस्थिति है तो एक क्षण के लिए और समझिए कि आजमगढ़ की सीट से इस बार धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में भी खड़ा किया गया था जब अखिलेश ने तय किया था कि वह राज्य की राजनीति पर ध्यान देंगे, अब वो केंद्र की राजनीति पर नहीं ध्यान देंगे। उस वक्त यानी 2022 में उनके जहन में बहुत साफ था, केंद्र में दोबारा उन्हीं के जहन में नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जहन में था कि हर हाल में तीसरा हैट्रिक लगाने की स्थिति में मोदी जरूर रहेंगे और बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। इसीलिए वो राज्य की राजनीति में लौट कर आए। लेकिन बरस भर के भीतर और खास तौर से राहुल गांधी की यात्राओं के बाद, जो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा हुई, उसके बाद जो इस देश के भीतर में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं के मद्देनजर आर्थिक मुद्दे जो बलवती हो गए
और उसमें पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड ने जो बतला दिया कि बीजेपी का पूरा गिमिक क्या है और चुनाव में जो इतना पैसा लुटाया जाता है उस पैसे के पीछे कारोबारी करोड़पति अरबपति कैसे खड़े हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं, यह खेल सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने आ गया। और इसने एक झटके में जो वोटरों के जहन में जो एक आइडिया बैठा हुआ था कि कोई दाग नहीं है, उसने दाग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उस छेद को बतला दिया कि कितना बड़ा छेद भारत की राजनीति के भीतर मौजूदा सत्ता की नीतियों को लेकर है। और शायद यही वो वजह है कि कन्नौज से लड़ना और उसके साथ उत्तर प्रदेश की दर्जनों सीटों को प्रभावित करना और सवाल की 27 तारीख यानी कल की वोटिंग के बाद कांग्रेस तय करेगी, अमेठी भी तय करेगी, रायबरेली भी तय करेगी और एक दो सीटों का हेरफेर आपको दिखाई और दे सकता है, जहां पर हो सकता है उम्मीदवार बदल जाए। यह भी रणनीति हो सकती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस तक ही सीमित कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के केंद्र में वो कौन सी जगह होगी जो एक लिहाज से ग्राउंड जीरो के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधना शुरू करेगी। ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ये तमाम सवालों के बीच अखिलेश यादव से भी पूछा गया क्या होगा, और जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि अब असल खेल तो उत्तर प्रदेश में होगा, उनके कहने का अंदाज क्या था, इसे सुनना चाहिए। का बयान आया है भारत और पाकिस्तान का मैच होगा आप चुनाव में आया तब। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की और उसी की वजह से ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। जो लोग ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, जो कारोबारियों से चंदा वसूलेंगे, वो चंदा नहीं है, वो वसूली है। क्या उससे महंगाई? यूं ही अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र नहीं कर दिया। वो समझ चुके हैं कि दरअसल इस देश के भीतर में और उत्तर प्रदेश के भीतर भी ओबीसी का सवाल कितना बड़ा हो गया है। एससी और एसटी यानी दलित और आदिवासी क्यों सारी बातों को अब समझ चुके हैं, क्यों उन्हें लगने लगा कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक एक साथ उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि मायावती इस दौड़ से बाहर हो चली है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी मौजूदगी सिमट चुकी है। तो उनके साथ एक बड़ा वोट बैंक अगर जाटव को छोड़ दें तो बाकी हिस्सा कहां जाएगा, उसकी भी एक लड़ाई है। और इस कॉन्फिडेंस के आश्रय कांग्रेस को उन्हें साथ ना सिर्फ लेना है बल्कि वोट का ट्रांसफर भी दिखाना है। और राजनीतिक तौर पर यहां पर बार बार अखिलेश और राहुल की जोड़ी का जिक्र कर कर जो प्रधानमंत्री ने किया, उसने भी संयोग से इस जोड़ी को मजबूती दे दी। सामान्य तौर पर यह होता नहीं है, लेकिन इस राजनीति में शायद बीजेपी चूक गई। वो समझ नहीं पाई कि मायावती का वोट एक झटके में कांग्रेस के साथ तो जा सकता है, लेकिन अखिलेश के साथ जाएगा ये एक सवाल है। लेकिन कांग्रेस और अखिलेश को अगर एक साथ जोड़ा गया और खास तौर से राहुल का जिक्र किया गया, तो राहुल ने अपनी छवि राजनीतिक तौर पर जितनी बदली, उतनी ही छवि उन्होंने कांग्रेस की बदलने की कोशिश भी की है। और राजनीतिक तौर पर यह बात देश भर में घूमते हुए उनसे जो भी लोग टकराए होंगे, इस देश की आबादी कहती है कि उसमें आदिवासी भी थे, दलित भी थे और पिछड़ा तबका भी मौजूद था। मुस्लिमों की भी एक बड़ी तादाद थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊंची जाति के लोग नहीं टकराए, सवर्ण भी टकराए होंगे। लेकिन अगर वोटरों का जिक्र है, उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र है, तो फिर जातीय राजनीति से आगे दूसरी कोई राजनीतिक जमीन जो अयोध्या आंदोलन के जरिए उत्तर प्रदेश में बनाने की शुरुआत हुई थी, अब दोबारा उसको कैसे भुनाया जा सकता है, ये एक सवाल है। इसीलिए एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी का जिक्र करते हैं, एससी एसटी का जिक्र करते हैं और निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को लेते हैं। लेकिन क्या ये कितना असरकारक है या एक हड़बड़ाहट है? राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर आप आंकड़ों को भी समझें तो बीएसपी के पास यानी मायावती के पास 2014 में तकरीबन 20% वोट थे।
2019 में भी तकरीबन 19.5-20% तब भी थे। जब वो अकेले लड़ रही थी तो एक भी सीट नहीं जीत पाई। समाजवादी पार्टी के साथ आई तो 2019 में 10 सीटें जीत ली। इसी तरीके से कांग्रेस के पास भी 6-7% का वोट बना हुआ है। खुद समाजवादी पार्टी के पास 2014 में तकरीबन 22.5% वोट थे, लेकिन 2019 में ये 18-18.5% कम हो गए और 5 सीटें उससे मिली जरूर, लेकिन अपने बूते जब 2014 में समाजवादी पार्टी लड़ रही थी तब भी 5 सीटें मिली थी। यानी एक स्थिरता वोट बैंक में है। लेकिन बीजेपी ने कमाल किया था 2019 में, जब लगभग 50% वोट उसे मिल गए थे। 50% वोट अकेले बीजेपी को राजनीतिक तौर पर इससे बड़ी जीत हो नहीं सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरणों का सच यह भी है कि जब उसे 42% वोट 2014 में मिले थे तब उन्हें 71 सीट मिली थी, और जब 50% वोट मिले तब वो सीट घटकर 62 हो गई। यानी समीकरण मायने रखते हैं। और बीएसपी गायब है, कांग्रेस खुले तौर पर साथ में है। कांग्रेस की छवि राहुल गांधी ने बदल दी है। अखिलेश चुनाव मैदान में आ चुके हैं, विधानसभा छोड़कर अब वो लोकसभा देख रहे हैं, जान चुके हैं ये फाइनल है। और शायद यही वो वजह है जो प्रधानमंत्री को अब जाति की राजनीति को साधने पर मजबूर कर रही है। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हक पर डाका डालने और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गठबंधन वालों, ये दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लो और कान खोलकर सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री ओबीसी, एससी, एसटी जो कहना है कह ले, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि दरअसल संविधान ने ही हक आपको दिए हैं, कोई दूसरा आपको कुछ अपने घर से नहीं देता है, अपनी जेब से नहीं देता है, बल्कि संविधान देता है, और उसी संविधान को मौजूदा सत्ता खत्म करना चाहती है, इसीलिए यह चुनाव जरूरी है, तो इसके मतलब मायने एक झटके में इस देश के भीतर की लोकतांत्रिक और संवैधानिक परिस्थितियों के साथ लोगों के जहन में चले जाते हैं। और ये सवाल उत्तर प्रदेश में इस दौर में बड़ा हो चला है, क्योंकि हर लाभार्थी की जो योजना है उसमें सबसे बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश के लोगों की है। वो चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री घर निर्माण हो जो घरों को बनाकर वो दे रही है। इन तमाम चीजों को अगर आप परखिएगा तो ज्यादा लाभार्थियों की संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। यहां तक कि मुद्रा योजना की भी जो जानकारी हमारी टीम ने निकाली उसमें कहा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना से लाभ मिला है। लेकिन बावजूद इसके इन 10 बरस में उनकी आर्थिक परिस्थितियां क्यों नहीं बदली, ये सवाल अब सीधे इसलिए महसूस हर कोई कर रहा है क्योंकि पहली बार कांग्रेस कह रही है हम सीधे आपके बैंक खाते में ही लाख रुपया डाल देंगे। युवाओं को सीधे ही कह रही है हम आपको 1 लाख रुपए की नौकरी दे रहे हैं जो आपको मिलेगी, डिप्लोमाधारी हो चाहे आप डिग्रीधारी हो। यह सवाल एक झटके में भारत की राजनीति में सब कुछ उलट पुलट देने वाला है, इसीलिए संविधान का सवाल महत्वपूर्ण हो चला है। इस देश में जो भी गरीबों को मिला है, जो भी प्रगति हुई है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, जो भी गरीब लोगों को मिला है वो संविधान के कारण मिला है, उसका वही कारण है। अगर ये लोग संविधान को खत्म कर देंगे तो हिंदुस्तान में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं बचेगा। 5 सवाल इस पूरी चर्चा के बाद निकल कर आएंगे ही। बड़ा सवाल तो यह होगा क्या वाकई उत्तर प्रदेश एक किले के तौर पर बीजेपी के लिए है, वैचारिक तौर पर भी और गवर्नेंस के तौर पर भी है। क्या वो एक झटके में ढह सकता है या 2024 का चुनाव उसे ढा सकता है,
यह कहना तो मुश्किल किसी के लिए भी होगा, लेकिन अगर वैसी हवा भी दिखाई देने लग रही है तो फिर 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि इसी रास्ते दिल्ली की गद्दी मिलती है और हवा तो इस दौर में बह रही है। दूसरा सवाल है, जो बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश के भीतर लाभार्थियों से जुड़ी हुई है, क्या वो झटका सरकार को दे देंगे? तीसरा सवाल है, जिस जाति राजनीति से हटकर बीजेपी ने अपनी गवर्नेंस और अपनी लाभार्थी योजना को ही हथियार बनाया, उसे एक झटके में जाति के समीकरणों के दायरे में आकर उम्मीदवारों से लेकर अपने भाषणों तक को क्यों लाना पड़ गया, यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है, क्या वाकई समाजवादी पार्टी की राजनीतिक जमीन, जो इस दौर में बड़ी हल्की लगने लगी, वो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी साबित अपनी ताकत को नहीं कर पाई, तो क्या 2024 में कांग्रेस के साथ खड़े होकर उसकी जीत इसलिए मुमकिन हो रही है क्योंकि मायावती गायब हो चली है, या इस दौर में बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर सिर्फ एक ही चेहरे को सामने रखा और बार बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह सवाल गूंजता रहा कि एक दिल्ली का चेहरा, एक लखनऊ का चेहरा, तो कहीं बीजेपी के भीतर की परेशानियां जो हैं उसका लाभ कहीं इंडिया गठबंधन को तो नहीं मिलेगा, और इसका अंदेशा अखिलेश यादव को हो गया। और आखिरी सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या वाकई प्रधानमंत्री का चेहरा इस दौर में चुनावी राजनीति में वोट पटोर पाने की स्थिति से दूर हो चला है? वो सिर्फ इसलिए एक चेहरा है क्योंकि सामने कोई दूसरा चेहरा इस दौर में इंडिया गठबंधन ने रखा नहीं, या इंडिया गठबंधन ने कोई चेहरा नहीं रखा तो एक झटके में जनता ही कहीं वो चेहरा तो नहीं बन गई? ये सवाल शायद सबसे महत्वपूर्ण है जो बीजेपी को डरा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।